साथियों नमस्कार। आज बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। आप सोच रहे होंगे भाई लोकतंत्र को ऐसा क्या हो गया कि आज इस पर विशेष रूप से बात करनी पड़े, और वो भी तब जबकि एक काफी गर्मा गर्म चुनाव प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है। धुआंधार प्रचार हुए जा रहे हैं। लोग एक दूसरे पर जो एक चुनावी रंग होता है, इलेक्शन कलर, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कई बार वो आगे बढ़ के कुछ ऐसी वैसी ओछी टिप्पणी भी करते जा रहे हैं, लेकिन चुनाव कैंपेन में आपको मालूम है कि हमेशा इस तरह का चलता है। बहरहाल मोटी बात यह है कि चाहे वो बड़े नेता हों जैसे प्रधानमंत्री, बीजेपी के और सीनियर लीडर्स अमित शाह जी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, तमाम लोग, और विपक्ष में अखिलेश यादव, राहुल गांधी, और फिर जो मुख्यमंत्री कई हैं, स्टालिन हैं, ममता बनर्जी हैं, उधर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे हैं, कर्नाटक के तमाम नेता, सभी कमोबेश सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाके में धुआंधार प्रचार के लिए निकल चुके हैं। जैसे जैसे अलग अलग देश के हिस्सों में जो मौसम का पारा बढ़ रहा है, वैसे ही राजनीतिक पारा भी चढ़ता जा रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि डेमोक्रेसी को लेकर अलग से बात करने की स्थिति है? साथियों, कुछ हाल के दिनों में कुछ तो बयान आए हैं। आपने उनको कैंपेन को जब फॉलो किया तो वो बयान पढ़े होंगे कि देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, बहुत ही डैमेज हो गई है, डेमोक्रेसी अब रह नहीं जाएगी भारत में। लेकिन आज हम विशेष रूप से यहां पर देखेंगे कुछ पिछले करीब 12-15 दिनों में कुछ ऐसी खबरें, ऐसी सुर्खियां छपी हैं, और इनमें से ज्यादातर मैक्सिमम जो है वो विदेशी पब्लिकेशन में, भारत से बाहर के जो पब्लिकेशंस हैं, चाहे वो पोर्टल्स हों या दुनिया भर के बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार जिनको माना जाता है उनमें हो, वो क्यों भारत की राजनीति को लेकर और भारतीय लोकतंत्र पे किस तरह की बात कह रहे हैं और लिख रहे हैं। एक दो सुर्खियां पढ़कर बताती हूं। This general election could bring changes like no other in India. ये है द डिप्लोमैट जो पब्लिकेशन है उसकी वेबसाइट का ये एक ओपिनियन कॉलम है। आगे देखिए, बीजेपी वर्सेस डेमोक्रेसी, इंडियाज ऑपोजिशन अलायंस क्राइज फाउल एज इलेक्शन न्यूज। ये द गार्डियन की खबर है। आगे, फॉर द फर्स्ट टाइम India's elections are under international scrutiny, यानी भारत में चुनाव कैसा होगा, क्या होगा, ये दुनिया इस पे निगरानी कर रही है। जैसे कि वो कोई चौधरी बैठे हैं और हमें देखकर बताएंगे कि हमारा चुनाव ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और सुनिए साथियों, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया नॉट इन गुड शेप। ये है दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स लंदन का, उनकी एडिटोरियल टीम की ओर से ये उनका संपादकीय कॉलम ये बात कह रहा है। और सुनिए, डार्क कंसर्न्स ओवर अपकमिंग वोट इन इंडियाज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की उनका जो वेबसाइट है उसके न्यूज का जो सेक्शन है उसमें ये एक लेख, एक स्तंभ के रूप में छपा है। एक दो और हेडलाइंस, वैसे तो आपको एक आइडिया लग गया होगा, एक अंदाजा कि किस तरह की बातें कही और लिखी जा रही हैं। एक और पढ़कर आप कहें तो सुनाऊंगी। इन बीजेपीज एक्सटर्नल पुश, 25 ग्लोबल पार्टीज इनवाइटेड टू हैव अ रिंग साइड व्यू ऑफ लोकसभा पोल्स इट्स कैंपेन। ये भारत के अखबार में छपा है, ये बताने के लिए कि ये सारा जो विमर्श चल रहा है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया में अलग अलग देशों के राजनीतिक दलों, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया है कि आइए हमारा चुनाव देखिए और जानिए कि भारत में चुनाव कैसे होते हैं। तो साथियों, इन सुर्खियों को यहां चर्चा में लाने का मतलब केवल ये था कि पूरी दुनिया में इस तरह के विचार लिखे जा रहे हैं, इस तरह के थॉट्स, इस तरह के ओपिनियंस, स्तंभ लिखे जा रहे हैं, ये कहने के लिए कि भारत की राजनीति में जो लोकतंत्र है वो इस समय खतरे में है, और इस बार चुनाव पे नजर रखनी पड़ेगी कि क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। अब साथियों,
ये ज्यादातर जो पब्लिकेशंस हैं ये उन जगहों पर छपी हैं जहां अगर एक देश नहीं आप कई देशों को मिलाकर भी अगर देख लें तो भी भारत में, जैसा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी ने अपने ब्रीफिंग में कहा था, 90 करोड़ मतदाता इन चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। ये इस पूरे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा, द लार्जेस्ट इलेक्शन ऑन दिस प्लैनेट। इसमें लगभग आधी जो इसमें मतदाताओं की सूची है वो महिलाओं की होगी और कम से कम यूं कहिए 1.85 करोड़ यानी 1.25 करोड़ से भी अधिक जो मतदाता होंगे वो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, कहीं गांव में 2 लोग हैं या 4 मतदाता हैं, लेकिन गांव जो है वो नक्सल हिंसा से प्रभावित है, वहां से आना जाना बहुत दुर्गम है, खतरा है, तो वहां उतने से मुट्ठी भर लोगों के लिए अलग से बूथ बनाए जा रहे हैं। कहीं पहाड़ी पर बुजुर्ग रहते हैं और नीचे आना जाना उनके लिए कठिन है, उनके लिए वहां पहाड़ी पे अकेले बूथ बनाया जा रहा है और पूरी पोलिंग पार्टी वहां चुनाव करवाने के लिए पूरा मशीनरी अमला लेकर जाएगी। क्यों? ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो 1 या 2 लोग जो हैं उनको भी अपने मताधिकार से वंचित ना रखा जाए। यही नहीं, लगातार कैंपेन्स चल रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं और तरह तरह के कि लोगों को ये बार बार ये बात उनको याद दिलाई जाए कि किसी तरह की उदासीनता ना आए। मताधिकार आपके लिए आपका सबसे बड़ा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है, इसको पूरा करिए, जरूर वोट देने जाइए। कई इस बार तो साथियों और भी कुछ बड़ी रोचक और बड़ा ही उत्साह बढ़ाने वाली, हौसला बढ़ाने वाली कुछ कदम भी ऐसे लिए जा रहे हैं। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली हैं, उन लोगों को कई बार शारीरिक कठिनाइयों के चलते बूथ में जाना, फिर लाइन में खड़े होकर वोट देना, कई बार ऐसे में वो शायद ना जाएं, इसके लिए उनको घरों पे आकर के पोस्टल बैलेट की सुविधा उनके लिए की जा रही है कि वो भी अपने मताधिकार को एक्सरसाइज करने में कहीं पीछे ना रह जाएं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव प्रक्रिया पर इस तरह से सवाल उठाना, ये नरेंद्र मोदी या भारत सरकार के खिलाफ कोई हमला नहीं है, ये सीधे सीधे लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में लोगों का जो विश्वास है, जो लोग जानते हैं कि एक वोट ही उनकी वो ताकत है जिससे कि वो देश का भविष्य और अपना भविष्य तय कर सकते हैं, उसको उसमें बार बार एक डाउट पैदा करना, बार बार उस पर अविश्वास एक बनाना, कभी ईवीएम का नाम लेकर, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट या कभी चुनाव आयोग पर सवाल करके। और ये कौन लोग कह रहे हैं दोस्तों? ये चुनावी प्रक्रिया पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिनके अपने राज में जब सत्ता उनके पास थी, तो ये मेरी आंखों देखा मेरा अनुभव है कि सुबह 8 साढ़े 8 बजे एक आदमी, एक परिंदा घर से नहीं निकल पाता था। इस तरह की गांव में एक माहौल बना के रखा जाता था कि कोई दरवाजे से, अपनी देहरी से बाहर ना आए। मगर 9 साढ़े 9 बजे सुबह जब सवेरा हुआ है तो पता चलता था कि बैलेट बॉक्स में गांव का 100% वोट पड़ चुका है, 100% वोटिंग हो चुकी होती थी। ये इस तरह का एक चुनावी माहौल भी इस देश ने देखा है। और आज उन्हीं वो जो लोग हैं, वो लोग इस चुनावी प्रक्रिया को बार बार जगह जगह अलग अलग फोरम पर जाकर इस चुनाव के जो ये पर्व है, ये जो मताधिकार का, लोकतंत्र का पर्व है, इस पर सवाल उठा रहे हैं। फिर इनके लोग जो विदेशी पब्लिकेशंस हैं, दोनों तरफ से काम हो रहा है साथियों। कुछ ताकतें विदेशों में हैं जो चाहती हैं कि चुनावी प्रक्रिया को ही सीधे सवालों में घेर लिया जाए, और कुछ ताकतें देश में हैं जो उनको फीड कर रही हैं। मोटी बात यह है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक विरोध जो है
वो भारत की चुनावी प्रक्रिया का विरोध बनता चला जा रहा है। और अब ये सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या वाकई भारत में चुनाव प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए नहीं हो रही है, या एक आसन्न हार सामने दिख रही है? ये दिख रहा है कि मुकाबले में बहुत पिछड़ गए हैं, तो इसीलिए चुनावी प्रक्रिया को ही उस पर सवाल खड़ा कर दो, ताकि कल को जब हारे तो ये एक ग्राउंड हो हमारे पास, एक कारण हो ये दिखाने का कि देखो जी हमने तो पहले ही कह दिया था। तो साथियों, जैसा हमारे आम बोलचाल में कहते हैं, न खेलब न खेले देव, खिलवे देव बिगाड़। तो ऐसा लग रहा है कि यहां स्थिति ये बन रही है कि न खेलब न खेले देव, आ खेलवे करब बदनाम। तो आप अपना राजनीतिक विरोध जबरदस्त रूप से करिए। आप चुनाव में विरोध नहीं करेंगे, चुनाव में आरोप नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? यही तो भारत की राजनीति और हर जगह की राजनीति का कलर होता है। चुनावी विरोध करिए, राजनीतिक विरोध करिए, लेकिन लोकतंत्र को सवालों में मत लाइए। ये लोकतंत्र, जिसका सबसे बड़ा जो रिप्रेजेंटेशन ये चुनाव है, ये चुनावी प्रक्रिया पर लोगों की बहुत आस्था है, उनका विश्वास है, उनका कॉन्फिडेंस है। उसको थोड़े से के लिए हिलाने का प्रयास मत करिए।